नमस्ते सर। नमस्ते भाई। सर आपकी बुक आ गई जिसका बहुत थैंक यू। बेसब्री से इंतजार था। लोगों को दिखा दो। द न्यूक्स, द जिहाद, द हवालाज एंड क्रिस्टल मैथ, अ टेल ऑफ ट्रेचरी। तो ये बताइए सर, ये 2004 में शुरू होती है बुक, हाँ जी। और आपकी जो ये पहले वाली जो बुक थी वो भी 2004 में ख़त्म हो रही थी। हम्म। तो 2004 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, मेरी जो पहली किताब थी उसका नाम था द बॉम्ब, द बैंक, द मुल्ला एंड द पॉपीज। और उसकी कहानी मैंने उस समय ख़त्म की थी जबकि डॉक्टर ए क्यू खान जो थे, जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जिन्होंने इसको सारा ऑपरेशनलाइज किया था, उनका अरेस्ट हो गया था। तो अब किताब जो है, जो वो पूरी कहानी उस समय 2020 तक लिखते तो फिर वो बहुत अनवील्डी हो जाती, बहुत लंबी हो जाती और लोगों की रुचि नहीं, दिलचस्पी नहीं रहती। हम्म। तो मैंने सोचा कि उसको ख़त्म करो वहाँ पे, और कुछ और रिसर्च की ज़रूरत है जब हम इस कहानी को आगे लेके जाएंगे, इसकी तहकीकात करेंगे कि इसकी कहानी का अंत क्या है। तो इसलिए मैंने वो 2004 में उसको ख़त्म किया। अब 27 जनवरी 2004 को डॉक्टर ए क्यू खान अरेस्ट हुए थे, और उन्हीं दिनों के आसपास एक हसन गुल नाम का आदमी था हम्म। जो कि इराक में पकड़ा गया, और वो अल कैदा का बंदा था। वो हसन गुल ने अमेरिकन्स को बताया कि ये पूरा जो ट्राइबल एरिया पाकिस्तान में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के पास, वाना और शकाई वैली जो है साउथ वजीरिस्तान में, वहाँ पे अल कायदा ने सेफ हाउसेस बनाए हुए थे, जहाँ जहाँ उनके जो लोग थे, जो मेन उनके लीडर्स थे, फाइटर्स थे, वो सब वहाँ पे पनाह ले रहे थे। उनको शेल्टर मिल रही थी पाकिस्तान गवर्नमेंट से, क्योंकि अमेरिकन्स अफ़गानिस्तान में हावी हो गए थे, 3 साल हो गए थे उनके हावी होते हुए, और उनको सेफ हेवन्स की ज़रूरत थी। तो उन्हीं उन्हीं दिनों के दौरान ये अमेरिका का जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड है, जेसॉक, जो कि उनके सारे स्पेशल फोर्सेस को कंट्रोल करता है और डिप्लॉय करता है। उनके हाथ में एक डॉक्यूमेंट आया। ये डॉक्यूमेंट जो था, ये क्वेटा शूरा जो है, जो कि जो तालिबान उस समय थी 2001 तक अफ़गानिस्तान में, उसका जो गवर्निंग बॉडी थी, इसकी जो गवर्निंग काउंसिल थी, उसको बोलते हैं शूरा काउंसिल। उसकी एक डॉक्यूमेंट उनके हाथ में हाथ लगा, और उन्होंने उसमें ये सारा पूरी स्ट्रेटजी बताई हुई थी कि अपनी मिलिट्री ऑपरेशंस को वो कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और भी इंटेलिजेंस था। तो जेसॉक ने उसको टेस्ट किया अपने एजेंट्स के थ्रू, और उन्होंने फिर ये ऊपर प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को डॉक्यूमेंट दे दी, और उन्होंने कहा कि हमें, हमारा ये कंफर्म्ड असेसमेंट है कि हम दावे से कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ जो हैं, वो तालिबान को फिर से ताकतवर कर रहे हैं, उसको फिर से ज़िंदा कर रहे हैं, जो तितर बितर हो गया था 2001 के बाद, जब नवंबर 2001 में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर आक्रमण किया और उसको अपने कब्ज़े में ले लिया। तो ये कहानी जो थी वो बड़ी डिस्टर्बिंग थी इनके लिए। अब सवाल ये था कि ये मुशर्रफ, जो कि जिसने कि अमेरिका का साथ दिया 2001 में, जबकि वहाँ पे उनका एक अंडर सेक्रेटरी था या डिप्टी सेक्रेटरी था, रिचर्ड आर्मिटेज, उसने उससे कहा कि मुशर्रफ से कि वी कैन बॉम्ब यू बैक टू द स्टोन एज, यू आर आइदर विद अस और यू आर विद देम और यू आर अगेंस्ट अस। तो मुशर्रफ ने अपने सारे मतलब जनरल्स को एक साथ करके उसने कहा कि हमें अब अमेरिका का साथ देना है ऊपर से, लेकिन अंदर से हमने उनको तबाह करना है, उनको अंडरमाइन करना है। तो सरफेस पे पब्लिकली वी आर विद अमेरिका। अब इसका कारण क्या था? कारण इसका ये था कि पाकिस्तान जो है उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट ज़रूरत थी, वो थी न्यूक्लियर हथियार। अब न्यूक्लियर हथियारों के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा कहाँ से आएगा? तो जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे 1971 में, दिसंबर 71 में,
उसके बाद में जनवरी के महीने में विद इन 3 weeks ऑफ द सरेंडर एट ढाका, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक कन्वेंशन बुलाया था मुल्तान में, मेरा ख्याल है, और उसने सारे पाकिस्तानी साइंटिस्ट वगैरह को बुलाया कि भाई हमने बॉम्ब बनाना है और बॉम्ब के साथ में हमें बनाने के लिए हमें पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो जो आबू धाबी का शेख था उसने कहा मैं तुमको पैसा दूंगा लेकिन मैं तुम्हारे उसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा, $5 लाख इन्वेस्ट करूंगा, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं तुमको डिपॉजिट दूंगा और मेरी शर्त है कि मुझे ये इस ब्याज के रेट पे जो इंटरनेशनल रेट है उससे ज़्यादा ब्याज दो। तो पाकिस्तान में एक बड़ा काबिल बैंकर था, उसका नाम था आगा हसन अबेदी। तो ये अबेदी साहब जो थे, ये इन्होंने उनको मैंडेट दिया गया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कि आप ये बैंक बनाइए जिससे कि हम डिपॉजिट लेंगे, पैसा कमाएंगे और वो डिपॉजिट के ज़रिए हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फाइनेंस करेंगे। तो ये काम शुरू हो गया। बीसीसीआई बैंक शुरू हो गया 1972-73 में और ये चलता रहा। फिर क्या हुआ कि जनरल ज़िया जो थे, जो पाकिस्तान के डिक्टेटर बने, फिर प्रेसिडेंट बने, उन्होंने तख्ता पलटा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। जनरल ज़िया के हाथ में एक बड़ा सुनहरा मौका आया जबकि सोवियत रूस ने अफ़गानिस्तान में आक्रमण किया और उन्होंने अफ़गानिस्तान को अपने कब्जे में कर लिया। 1979 की बात है। तो उसके बाद में अमेरिका आ गया कि अमेरिका ने कहा कि भाई ये तो मौका है कि सोवियत यूनियन के साथ में वो किया जाए जो उन्होंने हमारे साथ में वियतनाम में किया था। तो उन्होंने फिर पाकिस्तानियों को फंड करना शुरू किया। अब पाकिस्तानियों की एक शर्त थी कि हम आपके साथ में रूस के खिलाफ लड़ेंगे, ये गुरिल्ला वॉर करेंगे, जिहाद करेंगे, लेकिन आप हमारी जो परमाणु हथियार का जो प्रोग्राम है उसकी तरफ आप निगाह नहीं डालेंगे। तो अमेरिकन ने कहा ठीक है, हमें क्या परवाह है कि तुम क्या कर रहे हो, बॉम्ब बना रहे हो कि नहीं बना रहे, हमने तो ये सोवियत यूनियन को, ये रूसी साम्राज्य को तबाह करना है, दैट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव। तो पाकिस्तान का सेकंड ऑब्जेक्टिव था कैश, जिसे कहते हैं ना कैश थ्रो अप, कि पैसा कहाँ से उछाला जाए। अब पैसा उछाला जाता है या तो ड्रग से धंधे से, या हथियार के धंधे से, या प्रोस्टिट्यूशन से। ये 3 धंधे हैं जिसमें से पैसा बहुत बनता है। तो प्रोस्टिट्यूशन में इतना मार्जिन है क्या? मतलब मार्जिन है, वहाँ पे ट्रैफिकिंग होती है, इतना ज़बरदस्त इंटरनेशनल सारा ट्रैफिकिंग ग्लोबल चल रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही है। इट्स किसी ने अफगानिस्तान में तो वो तो उनका एक वहाँ पे बाजार था जहाँ पे वो बच्चों की बोली लगाते थे, हेरात के आसपास। मतलब अभी रिसेंटली, अभी आप समझिए कि ये 30-35 साल पहले की बात है और अभी भी चल रहा होगा, क्योंकि वहाँ उनकी प्रथा है कि वो चाइल्ड अब्यूज़ में लगे रहते हैं। वो बच्चाबाज बोलते हैं उस प्रथा को। तो वो सब था। तो अपार्ट फ्रॉम सी लिकर बिजनेस इज लेजिटिमाइज्ड इन द वेस्ट एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में भी लेजिटिमाइज है, लेकिन जो नारकोटिक्स का धंधा है वो इलीगल है और इलीगल धंधे में मार्जिन ज़्यादा होते हैं। साथ में जो वेपन्स का ट्रेड है वो भी इलीगल है, न्यूक्लियर वेपन्स का ट्रेड भी इलीगल है, उसमें मार्जिन होते हैं। उसी तरह से प्रोस्टिट्यूशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ट्रेड भी इलीगल है और उसमें मार्जिन होते हैं। सो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो ये कैश थ्रो अप तो नारकोटिक्स ही देगा। अब जनरल ज़िया का एक कोलीग था, जनरल फजलुल हक। जनरल फजलुल हक वो जनरल था जिसने कि भुट्टो को अरेस्ट किया था। उसने स्टडी किया कि अमेरिका के जो सैनिक थे जब वो वियतनाम में थे तो वो हेरोइन के शिकार हो गए थे और वो ड्रग एडिक्ट्स हो गए थे। एडिक्शन बहुत बढ़ गई थी क्योंकि वहाँ पे लड़ाई के दौरान एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, PTSD, और वो PTSD को सॉर्ट ऑफ उसको कम करने के लिए वो लोग नशा करते हैं, नशे में डूब जाते हैं। तो उसने फिर सोचा कि भाई ये नारकोटिक्स के बिजनेस में हम घुसें, क्योंकि तब तक ऑयल प्राइसेस में कुछ सख्ती आ गई थी और उतना मुनाफा नहीं बन रहा था BCCI बैंक का। तो BCCI बैंक को बोला गया कि भाई आप इस मनी लॉन्ड्रिंग में घुस जाओ। और साथ में अमेरिका में एक्सप्लोजन हुआ था कोकेन का, वो कोकेन साउथ अमेरिका से आ रहा था। तो BCCI बैंक ने साउथ अमेरिका में बड़े सारे ब्रांच खोले
और उन्होंने जो मेडलिन कार्टेल था कोलंबिया का, उसको फंड करना, फाइनेंस करना, उसका पैसा लॉन्डर करना शुरू कर दिया था। हाँ, सो मच सो कि वहाँ पे काली कार्टेल और मेडलिन कार्टेल दोनों के ये बैंकर थे। और मेडलिन प्रोविंस में वहाँ पे एक गांव था जिसमें कि उस बैंक में बहुत ज़बरदस्त डिपॉजिट थे ये ड्रग मनी के। बीसीसीआई का ब्रांच खुला हुआ था। तो पाब्लो एस्कोबार जो बड़ा मशहूर वो डॉन था, जिसकी अब नेटफ्लिक्स में मशहूरी बहुत हुई है, वो इनका क्लाइंट था। अब वो जो ड्रग्स हैं कोलंबिया से जाते थे पैनामा, और पैनामा का जो डिक्टेटर था उनको सेफ पैसेज देता था, तो वो 1% लेता था। तो ये बीसीसीआई उसके भी बैंकर बन गए। और उस समय बीसीसीआई जो है, ये सारा जो पैसा है जो कि अफगान मुजाहिदीन को दिया जा रहा था उस लड़ाई में, वो ही दे वर बैंकर्स टू द जिहाद ऑल्सो। अब उस समय जब ये जिहाद शुरू हुआ तो जॉर्ज H.W. बुश जो थे, वो जो ये जॉर्ज बुश जो अभी बने थे 2000 में, जिन्होंने इलेक्शन जीता था, उनके फादर थे। तो वो वाइस प्रेसिडेंट चुने गए थे। अब वाइस प्रेसिडेंट वो 1982 के चुनाव में रेगन के साथ में वो सत्ता में 80 के 80 हाँ 80 में, सॉरी 80 का चुनाव, 81 में ऑफिस लिया था। ऑफिस लिया था 81 में। तो आई थिंक 82 में क्या हुआ कि जो एक्चुअल पावर है वो उनके हाथ में आ गई, क्योंकि रेगन पे एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था। तो ही बिकेम वेरी इन्वॉल्व इन पॉलिसी मैटर्स, जॉर्ज H.W. बुश। और जॉर्ज H.W. बुश की जो आप उसमें जाइएगा इतिहास में, तो वो CIA का डायरेक्टर भी था। बिल्कुल। तो जो सारा जिहाद का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसने खड़ा किया, और उसने उस BCCI बैंक को उसमें इस्तेमाल किया टू रूट मनी फ्रॉम हवालाज, legitimate money into the theater of war in Afghanistan and fund them। तो वो जिहाद की भी फंडिंग कर रहे थे। तो इसी दौरान में एक कई और पात्र आए जिनके बारे में हम बात करेंगे। एक अल्ताफ खनानी है, we'll talk about him little later। सो ये जो जिहाद चल रहा था, ये सारा फंडिंग हो रहा था न्यूक्लियर प्रोग्राम का, साथ में जिहाद की फंडिंग हो रही थी, साथ में नारकोटिक्स का धंधा चल गया, अच्छा चल गया। जो जनरल फजलुल हक हैं, उनके करीबन 200 के करीब ओपियम रिफाइनरीज थी अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे, जो कि ये ओपियम को हेरोइन में कन्वर्ट कर रहे थे। तो वो पूरी सप्लाई चल रही थी। तो जब ये सोवियत यूनियन हार गया और लड़ाई हार गई और वो लोग चले गए वहाँ से 89 में, तो वहाँ पे अफगानिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो गया। अब सिविल वॉर के दौरान पाकिस्तान का दबदबा बहुत कम हो गया, क्योंकि उसमें डिफरेंट फैक्शंस थे, अलग अलग छत्र उभर के आए थे। तो ये ड्रग्स का बिजनेस उन्होंने भी अपने, मतलब वो डिवाइड हो गया, बट गया उनके दरमियान। तो अलग अलग जो छत्र थे वो इस ड्रग के धंधे को उन्होंने उसको इनहेरिट किया, उन्होंने उसकी विरासत ली और वो चल रहा था। लेकिन पाकिस्तानियों के पास पैसा नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई ये अब क्या किया जाए। तो एक नई किस्म की फोर्स इंसर्ट किया जाए अफगानिस्तान में, जो कि ये ड्रग के धंधे को संगठित करेगा और साथ में देश भी चलाएगा। तो उस समय जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ थे, वो उस समय मेजर जनरल थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, DGMO। तो अफगानिस्तान की लड़ाई में एक तंजीम थी जिसका नाम था हिज़्ब इस्लामी, और वो हिज़्ब इस्लामी की तंजीम में एक सब तंजीम थी रन बाय अ गाय कॉल्ड यूनुस खालिस। तो उस खालिस तंजीम में एक आदमी था हाजी बशीर नूरज़ई, जो कि ड्रग्स में ऑलरेडी इन्वॉल्व था, और वो ये ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था फजलुल हक को और इन सब बंदों को। और साथ में ये एक मुल्ला उमर था, जो कि बाद में अफगानिस्तान का वो चीफ ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट बन गया। और साथ में ये जलालुद्दीन हकानी था। मतलब ये डिफरेंट फैक्शंस थे रीजन वाइज। हाँ, तो ये सारे यूनुस लेटर ऑन दे बिकेम इंडिपेंडेंट एंटिटीज, बट उस समय वो सारे उसी तंजीम में, खालिस फैक्शन की, हिज़्ब इस्लामी की तंजीम में लड़ रहे थे सोवियत यूनियन के खिलाफ। तो मुशर्रफ ने फिर उनको टैप किया, और उसने जो हकानी था, उनका एक मदरसा था, उसने उससे ये रिक्रूट्स लिए, जो कि मतलब ये
जो मदरसा से ग्रेजुएट कर रहे थे उनको बोला कि भाई तुम अब जिहाद में लड़ रहा हो, ये अलग जिहाद है, इसमें तुम्हें घुसना है। और एक जमात इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके रिक्रूट्स लिए। एक जमात उलेमा इस्लामी, जिसका ये था, ये आपका वो LET का जो फॉरेनर था, हाफिज सैयद। और एक जैश मोहम्मद का था, जो कि वो जो बंदा था, वो जो प्लेन के हाईजैक में फंसा था, मसूद अजहर। मसूद अजहर को उसने टैप किया। और एक मरकज उल दावा थी, उसको टैप किया, तो उससे उसने ये तालिबान बनाया। तो ये 4 जो थे स्ट्रीम्स, वो एक बड़ी नदी बन गए और वो सारा का सारा तालिबान बन गया। एंड तालिबान वो ड्रग ट्रेड को कंट्रोल कर रहा था। ऊपर से वो यूनाइटेड नेशंस को कह रहा था यहाँ पे ये हो रहा है, कल्टीवेशन कम हो रही है, लेकिन कल्टीवेशन बढ़ रही थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था 2001 तक। कल्टीवेशन ऑफ ओपियम। ओके। This was providing funding for the Pakistan Army and the Pakistan ISI, their black operations and the Pakistan nuclear program. उसी दरम्यान में 1998 में उन्होंने अपना न्यूक्लियर ब्लास्ट किया हमारे बाद में। तो ये सब चल रहा था। जब अमेरिकन आए 2001 में, तो ये सारा तितर बितर हो गया। वो सारे बंदे भाग गए वहाँ से और वो सारे ये सेफ हाउसेज में आ गए, ये शकाई वैली इन साउथ वजीरिस्तान और वाना के आसपास। तो अब वो ये था कि वो उनको रेवेन्यू नहीं मिल रहा था, कैश थ्रो अप नहीं आ रहा था, तो उनका बाकी का प्रोग्राम कैसे चले। तो फिर उन्होंने डिसीजन ये लिया कि भाई हम ऐसे करेंगे कि हम इनको एक साइड से जो ये एक्सपेंडेबल बंदे हैं इसके, आप समझिए ये जो अलकायदा है, वो हम उनको देते जाएंगे अमेरिकन को। आज एक दिया, कल एक दिया, परसों एक दिया, और हम अपना धंधा जो है वो चलता रहेगा। तालिबान को रिवाइव कर देते हैं और लेट अस अगेन स्टार्ट पेनिट्रेटिंग इनटू हिंटरलैंड ऑफ अफगानिस्तान। तो ये जो तालिबान की रिवाइवल हुआ, वो एक उसमें एक पार्ट था क्वेटा शुरा का, दूसरा पार्ट था ये आपका हकानी का, जलालुद्दीन हकानी का, और तीसरा पार्ट था आपका ये जो है गुलबुद्दीन हिकमतयार का। इससे ये न्यू तालिबान जो है, जो नया तालिबान बना 2004 में, उसके ये 3 कंस्टिट्यूएंट से, उन ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने ये बंदे टैप किए कि उनको ये सोल्जर्स की जो जिहादियों की सप्लाई मिलती रहे। तो उससे ये उनका स्ट्रक्चर बना। तो ये स्ट्रक्चर बनता गया और वो उनका जो ओपियम बिजनेस था वो कंसोलिडेट होता गया। इस बीच में क्या हुआ कि जो हामिद करज़ाई था, जो अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट था, जिसको कि US ने चुना था, उसने कहा कि भाई मैं ये जो धंधा कर रहे हैं, ये तालिबान रिवाइव हो रहा है, वो तो सारे उनके पश्तून बिरादरी के लोग हैं, तो मैं इनको पैसे ये बना रहे हैं, तो मैं इनको कैसे अलाउ करूं कि भाई ये पैसे बना रहे हैं, मुझे भी उसका हिस्सा चाहिए। ये आपकी बुक में जो ये वाला पार्ट है, हामिद करज़ाई और जो हाई लेवल करप्शन है अफगानिस्तान की सोसाइटी में, जो US ने जो इंस्टॉल की थी गवर्नमेंट, और जो अभी तक रही जब तक US गया नहीं वहां से, उसका कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट इस ड्रग बिजनेस में था। बेसिकली इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ ऑल दैट करप्शन एंड मनी। और वो एक जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला है, वो तो हम अलग से बात करेंगे कभी, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिस्कशन हो जाएगा, इतनी सारी डिटेल्स हैं बुक्स में। बट ये हामिद करज़ाई तक जो, और उसके बहुत आपने बहुत अच्छे इंस्टेंसेस दिए हैं कि वो क्या किस तरीके से भाई 2+2 4 कर लो अपने आप, कि कितने सारे लोग जो उसके साथ एसोसिएटेड थे, दे वर रनिंग द ड्रग बिजनेस। यू सी, हामिद करज़ाई ने कहा कि भाई ये थोड़ा लुक्रेटिव बिजनेस है, हमने भी पैसा बनाना है, हम क्यों पीछे रह जाएं, ये तो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है और ये तो हमारे वतन में, हमारे देश में, हमारे मुल्क में उत्पादित हो रहा है, और ये सारे पाकिस्तानी आके पैसा बना रहे हैं। तो उसने अपने ब्रदर को, अहमद वली करज़ाई, उसने उसको इसका हेड बना दिया कि भाई तू ये अब वसूली कर यहाँ से नारकोटिक्स बिजनेस का। तो उस समय जो डॉन था हाजी बशीर नूरजाई, वो जो डॉन था, उसने अहमद करज़ाई के साथ में, वली करज़ाई के साथ में डील कर दी कि भाई मैं ये ही वाज नॉट ग्रोइंग द ओपियम, वो तो कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर्स थे, वो तो एग्रीगेटर था। उसने कहा था कि आप हमें प्रोटेक्शन दो और हम आपको कट देंगे।
अब इसकी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हाजी बशीर नूरज़ाई जो था वो तालिबान का बशीर था, और एक और हाजी बशीर था जो कि मसूद का नॉर्दर्न अलायंस का ओपीएम डॉन था। उसका नाम है हाजी बशीर कंत चाहे आबी। अच्छा। और वो चाहे आब एक शहर है, मैं वहाँ गया था 2001 में। अच्छा। और मैं जब तालिबान के टाइम में अफगानिस्तान गया, मैं एक फिल्म बना रहा था, तो मेरी इससे मुलाकात हुई, तो उसका इंटरव्यू लिया। तो उसके इंटरव्यू के बाद में हम लोग बात कर रहे थे इस हाजी से आपकी बात? हाँ बिल्कुल। अच्छा। हाजी बशीर कांत चाहे आबी। अच्छा। जो चाहे आब का डॉन था। अब वो चाहे आब एक कस्बा था नॉर्दर्न अफगानिस्तान में जहाँ से ओपियम जाता था इनटू ताजिकिस्तान। अब ताजिकिस्तान में वहाँ पे रशियन आर्मी बॉर्डर को गार्ड करती थी। तो हाजी बशीर का जो हफीम था, इट वॉज प्रोसेस्ड इनटू हेरोइन, तो उसके 1-1 किलो के पैकेट्स थे, वो जाते थे इनटू ताजिकिस्तान। तो हाजी बशीर ने मुझे अपने गार्डन में एक कंटेनर दिखाया जो कि दफनाया हुआ था ज़मीन में। उसने उसका लिड खोला और टॉर्च से दिखाया, वहाँ पे नोट ही नोट पड़े हुए थे, गंदे नोट, उसमें चूहे भी घुसे हुए थे, कुतरे हुए नोट। तो मैंने कहा इसमें कितना पैसा है? तो कहता है $75 मिलियन है। $75 मिलियन? $75 मिलियन उसके गार्डन में। और वो $100 के नोट में नहीं थे, वो तो वो $20 के, $10 के, $5 के, इस तरह के नोट भरे हुए थे। यू कुडंट इवन सी इनसाइड दैट कंटेनर, बिकॉज वो कंटेनर का मतलब होगा कोई 15 फुट बाई 10 फुट या 20 फुट बाई 15 फुट, पता नहीं कितना बड़ा था, वो काफ़ी बड़ा था। और वो सारा उसके ऊपर घास उगाई हुई थी। तो उसका एक जैसे मैनहोल होता है ना वो था, और एक सीढ़ी थी अंदर जाने के लिए। तो मैंने कहा इससे क्या करोगे भाई, ये तो चूहे कुतर रहे हैं। तो कहते हैं कि नहीं, इसको हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके इंडिया में अभी बड़ी इन्वेस्टमेंट खुल रही है, आपका देश बड़ा प्रगति कर रहा है। मैंने कहा पता नहीं ये कैसे लॉन्डर होगा, लेकिन मेरे से तो होगा नहीं, तो आप इसको छोड़ दीजिए। तो उसके बाद में मैंने कहा मुझे एक वो अपना गोदाम भी दिखाइए जहाँ पे आपका ये हफीम पड़ा है। तो कुछ दूर वो ले गया हमें उसके शहर के बाहर, और वहाँ पे वो 1-1 किलो के पूरा का पूरे पायल पड़े थे। मेरा ख्याल है 1 टन था कम से कम हेरोइन। अच्छा, 1 टन हेरोइन? और बड़ी गंदी बदबू आ रही थी। तो मैंने कहा ये कहाँ जाता है? तो कहता है कि ये जाता है ताजिकिस्तान, फिर आगे ट्रांसपोर्ट होता है। आपने फोटो वोटो नहीं लिया? नहीं, हाजी बशीर के साथ में फोटो ली है। अच्छा। लेकिन उसकी वो गोदाम की वो उन्होंने परमिशन नहीं दी फोटो लेने के लिए। तो जब हम एक्चुअली ताजिकिस्तान से पाकिस्तान में आए, तो हम ताजिकिस्तान से उज़्बेकिस्तान से ताजिकिस्तान गए। तो जब हम उज़्बेकिस्तान से वहाँ पे नो मैन्स लैंड बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे वो तो पैदल जाना पड़ रहा था। तो एक वहाँ पे कुली था, उसके पास साइकिल थी, साइकिल पे उस पर एक बक्सा लगाता था और वो पार करता था। तो कुछ कोई 15-20 फुट की दूरी पे एक आदमी बैठा था ब्लैक ट्रैक सूट में, उसके सुनहरे बाल थे और उसकी सुनहरी दाढ़ी थी। तो रशियन था। तो उसने हमारी तरफ देखा, तो उसने पूछा कि ब्रोकन इंग्लिश में, डू यू स्पीक रशियन? तो हमारे क्रू का एक आदमी था जिसको रशियन आती थी। उसने उसको कहा कि यस वी स्पीक रशियन। कहता है डू यू हैव इंडियन VCDs? यस वी हैव इंडियन VCDs, हिंदी फिल्म, बॉलीवुड फिल्म। डू यू हैव टी? यस वी हैव टी, विल गिव यू। ही सेड आई विल हेल्प यू टेक द लगेज अक्रॉस। अच्छा। तो वो पट्टा जो है वो 7 सीरीज की BMW ले आया और उसने हमारा सामान उसमें डाला, और वो 50 मीटर के फासले पे नो मैन्स लैंड क्रॉस करके वो हमारा सामान वहाँ ले आया। तो फिर बॉर्डर में हमारे वो पासपोर्ट छापे। तो मैंने कहा भैया ये गाड़ी कितने की ली है? कहता ये तो चोरी की गाड़ी है वेस्ट यूरोप से, और ये सब चाइना जा रही हैं। तो मैंने इसको लिया हुआ है। तो मैंने कहा कैसे लिया हुआ है, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? कहता मेरी तनख्वाह $20 है महीने की। $20? और वो लेफ्टिनेंट था रशियन 201st मोटराइज राइफल डिवीजन का। तो मैंने कहा $20 में तो ये सर्विस कितने में होती है? कहता $10,000 में सर्विस होती है। यहाँ पे बड़े मुश्किल से वो तेल वगैरह मिलते हैं, फिल्टर मिलते हैं, ये सब। तो मैंने कहा ये होता कैसे है भाई? तो वो मुस्कुराने लग गया। कहता है यहाँ से माल आता है एंड वी प्रोटेक्ट इट, और आगे जाता है। फिर आगे जाके बॉल्टिक कंट्री से फिर पूरे वेस्टर्न यूरोप में जाता है। तो पूरा ब्रिटेन का जो हेरोइन है वो इसी रास्ते से आता था। अच्छा।
तो ये जो हाजी बशीर कांड चाय आबी था, ये तालिबान का भी जो हफीम था वो भी प्रोसेस करता था, ट्रांसपोर्ट करता था। साथ में लड़ाई हो रही थी, साथ में वहां पे शेलिंग हो रही है, साथ में ये ट्रेड भी चल रहा है। तो ये बड़ी विचित्र किस्म की उनकी प्रथा थी कि भाई एक तो लड़ भी रहे हो दुश्मन से और साथ में ट्रेड भी कर रहे हो, जैसे हम कर रहे हैं ना चाइना के साथ में। वो हमारी इंडस्ट्री तबाह कर रहा है और हमें माल बेच रहा, कुछ ले नहीं रहा और हम उसे हाथ मिला रहे। तो ये उदाहरण है। तो एनी हाउ, तो ये जो बशीर था नूरजाई, कमिंग बैक टू द तालिबान, वो अरेस्ट हुआ था 2005 में अफगानिस्तान में और सीधा उसको अमेरिका ले गए और वहाँ पे उसको उन्होंने मैनहट्टन फेडरल पेनिटेंशरी में करेक्शनल फैसिलिटी जो है स्टेट करेक्शनल फैसिलिटी, उसमें उन्होंने उसको बंदी बनाया। उसका जो अंडर स्टडी था, उसका जो समझिए सेकंड इन कमांड था, उसका नाम था हाजी जुमा खान। वो आया सत्ता में, काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तो उसने वो बागडोर संभाली। 2007 में अमेरिकन्स ने उसको भी अरेस्ट कर दिया। उसने अपना जो पूरा कारोबार है अपने भांजा या भतीजा, उसमें तो इंग्लिश में तो नेव्यू कहते हैं, तो नेव्यू को दिया। उसका नाम था हाफिज अख्तर। अब हाफिज अख्तर जो था, जो ही वॉज कनेक्टेड डायरेक्टली टू प्रेसिडेंट हामिद करजाई। हाफिज अख्तर को अमेरिकन्स ने पकड़ा ड्रग्स के साथ में और उसने फ़ोन किया सैटेलाइट फ़ोन से और कारजाई के दफ्तर से कांटेक्ट बनाया। 5 मिनट में कारजाई के दफ्तर से फ़ोन आया, इसको छोड़ दो। तो अमेरिकन्स कुड नॉट होल्ड एनीबडी अनलेस एंड अनटिल द कंसेंट ऑफ द अफगान गवर्नमेंट वाज देयर। तो उसके बाद में उसका जो फ़ोन था वो ट्रैक हो रहा था, लेकिन वो उसी फ़ोन से कंप्लीटली विदाउट एनी कंसर्न वो अपने इंस्ट्रक्शन देता था, अपना ड्रग धंधा वो चलाता था। तो ये उनका नेक्सस बना हुआ था। आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल, और भी बड़े एग्जांपल और भी आपने एग्जांपल दिए हैं, वो बुक पढ़ सकते हैं लोग उसके लिए। बिल्कुल। तो ये कारजाई की कहानी थी और ये जो पूरा का पूरा ड्रग्स का धंधा था। अब सवाल ये था कि पाकिस्तानीज हैड टू इलिमिनेट कारजाई एंड गेन कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान if they wanted to continue the way they were continuing before 2001। मोनोपोली जो चाहिए थी उनको ड्रग वाले बिजनेस में। अब ये जो धंधा इनका हेरोइन का चल रहा था, ये तब से चल रहा था, कब से? 80 से चल रहा था। और उनके जो पार्टनर्स थे जो कोलंबियंस थे, जो कि कोकेन डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उनके जरिए और उनके थर्ड पार्टी एफिलिएट्स के जरिए ये नॉर्थ अमेरिका में और वेस्टर्न यूरोप में ये हेरोइन को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बिकॉज द हेरोइन वाज गुड क्वालिटी। पाकिस्तान और अमेरिका की मैं कोट करना चाहूँगा जो आपने लिखा है, एग्जैक्ट वर्ड्स। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पाकिस्तान वाज बिगिनिंग टू लुक लाइक द प्राइमरी एनिमी ऑफ द यूएस। यस। तो ये असेसमेंट एक सेक्शन ऑफ जो यूएस एस्टेब्लिशमेंट है उसमें कहीं ना कहीं आने लगा था। और ये आप देखिए, जैसे आपने बताया कि जो यहाँ से अफगानिस्तान की जो हेरोइन बिजनेस था, जो ओपियम बिजनेस था, वो पूरा का पूरा उसकी कहीं एक स्ट्रीम जा रही थी नॉर्थ अमेरिका में। तो एक तो वो डैमेज कर रहे थे इस तरीके से। और जब 2003-4 के बाद 2001 के बाद ये मुशर्रफ ने जो प्लान किया था कि ऊपर से हम सपोर्ट करेंगे और नीचे से इनको काटेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं 1000 कट्स, क्या उसमें तो जितने भी 1900 सोल्जर्स उनके मरे अफगानिस्तान में यूएस के, और उसको मारने में ये जो आईएसआई का जितना बड़ा हाथ था, तो वो तो सबसे ज्यादा उन्हीं का उसमें इन्वॉल्वमेंट था। बिल्कुल। तो रिवाइवल भी हुआ तालिबान का। और कहीं ना कहीं जो यूएस को डैमेज पहुंचाया बोथ एट होम थ्रू ड्रग्स एंड विद बुलेट्स ऑल्सो। अभी तो ये कहानी अब बन रही है। मैं आपको बताऊं कि अमेरिका का ऑब्जेक्टिव क्या था। उनका टारगेट था बिन लादेन और अल कैदा। वो उनका एक नेशनल ऑब्सेशन बन गया था, क्योंकि अमेरिका के इतिहास में कभी भी कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स पे हमला नहीं हुआ था जिसमें कि उनके 3000 नागरिक मारे गए थे। वो 9/11 में हुआ था, उसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट था और उसमें उसामा बिन लादेन की वो पूरा प्रोग्राम था, उसने जो एग्जीक्यूट किया था।
अब सवाल ये है कि पाकिस्तान हैड अ न्यूक्लियर आर्सनल, न्यूक्लियर वेपन स्टेट था। अब जो वो पाकिस्तान के खिलाफ जाते या तालिबान के खिलाफ जाते तो वो फोकस जो है बिन लादेन से निकल जाता, उसमें और उनकी सैनिकों की मौतें होती, बॉडी बैग्स और आते। तो उन्होंने कहा कि भाई लेट अस इग्नोर दिस, एक प्रेफरेंशियल ऑर्डर है, हमारा टारगेट नंबर 1 क्या है? टारगेट नंबर 1 इज बिन लादेन एंड अल कैदा। जो हम इनके ऊपर में फतेह प्राप्त कर लेते हैं, जो इनको हम मार देते हैं, तो फिर हम इस जंजाल में क्यों घुसें? क्योंकि दिस इज, जिसे कहते हैं ना, ऐसा गंदा जंजाल था क्राइम का भरा हुआ। क्योंकि अक्सर ये जो दाऊद इब्राहिम है वो भी तो इन्हीं का एजेंट है, आईएसआई का। बिल्कुल, वो भी उनके मेन स्ट्रीम में था। तो क्रिमिनल सिंडिकेट जिसे कहते हैं ना, ये डिविएंट ग्लोबलाइजेशन, deviant globalization is the opposite of legitimate globalization, and deviant globalization is the spread of money laundering, narcotics and crime internationally through interconnected criminal affiliates. तो ये deviant globalization जो हो रहा था, हम उसमें घुस नहीं पाएंगे और हमारे पास तो wherewithal नहीं, तो हम इसके घुस के करेंगे क्या? How will we justify this? Because this is an asymmetric war. It is not a war with a defined enemy. और कहीं ना कहीं मतलब उनकी तो ज़रूरत थी पाकिस्तान की, क्योंकि यू कांट हैव फाइट इन अफ़गानिस्तान, जो कि एक अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स कंट्री है, जहाँ पे जिहादियों की भरमार है और उससे ज़्यादा जिहादी पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान की स्टेट भी अगर सपोर्ट नहीं कर रही है, जितना भी सपोर्ट किया यूएस को, उसके बिना तो दोनों की जगह बेसिस जो चाहिए थे उनको, जो उनको सप्लाई चाहिए थी, वो तो, और पाकिस्तान में जो CIA के लोग थे उनका, और जो अफगानिस्तान में CIA के लोग थे उनके बीच में भी जो आपने लिखा है पुस्तक में कि वो भी आप डिसएग्री कर रहे थे, उनका भी असेसमेंट अलग था कि हमको चाहिए सपोर्ट पाकिस्तान का। देखो ऐसा है कि एक 2-3 इंसिडेंट्स हुए थे यूएस में टेररिज्म के। एक तो वो कार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, एक ब्रुकलिन ब्रिज का ब्लास्ट था, एक कोई टनल्स थे जो बाल्टीमोर से न्यूयॉर्क को कनेक्ट करते हैं, उनमें ब्लास्ट होने वाले थे। तो वो जो बंदे थे उनको उन्होंने पाकिस्तानी आईएसआई ने यूएस को दे दिया। तो यूएस ने कहा कि भाई देखो, ये तो हमारे कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स पे ये अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, इनको हमें रोकना है और हमें बिन लादेन को पकड़ना है। बाकी जो काम कर रहे हैं वो देखी जाएगी, उनका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमने अपने आप को महफूज रखना है। तो महफूज रखने के चक्कर में उन्होंने उनके साथ में they weren't able to entangle the Pakistanis, disentangle them. They had to disentangle the Pakistanis, but they couldn't come to grips with Pakistan. कि पाकिस्तान के साथ करें क्या, उनको समझ नहीं आ रहा था। They underestimated them, क्योंकि जो पाकिस्तानी है, और खासकर पाकिस्तान इज रन बाय पंजाबीज, और जो पंजाबी मुसलमान है वो सबसे कंपेटिटिव रेस है इस धरती पे। उसमें एक रूथलेसनेस है जो कि दूसरे हम पंजाबियों में नहीं है। वो रूथलेसनेस जो है उनको वो कुछ भी करने को वो सपोर्ट करता है। तो ये अमेरिका ने कहा कि भाई इनको तो छोड़ो और लेट्स फोकस ऑन व्हाट वी आर डूइंग। इसलिए फोकस तो उसी पे रहा, अलकायदा पे रहा, और इनके साथ में ये जो बिन लादेन को डिस्ट्रॉय करने में रहा। तो वो इसमें से घुसे नहीं। हालांकि उन्होंने एक्सरसाइजेस किए, वॉर गेम्स की, उन्होंने असेस किया कि जो हम इनके न्यूक्स को उड़ा दें तो हमें सारे न्यूक्स उड़ाने पड़ेंगे, एक भी नहीं बचना चाहिए। क्योंकि दे वर कंसर्न्ड, अमेरिका को ये थोड़ा चिंता थी कि कहीं ना कहीं ये जो अलकायदा और जो ओसामा बिन लादेन का जो टारगेट भी था कि पाकिस्तान से कोई हथियार मिल जाए उनको, न्यूक्लियर बॉम्ब, तो वो उनसे बहुत चिंतित थे कि ये उड़ाना पड़ेगा सारा का। बिल्कुल सही है। पर उन्होंने पाकिस्तानी ने क्या किया, उनको भनक लग गई। उन्होंने अपने जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उन्होंने उनको वैन्स में डाल दिया, और वैन से एक जगह से दूसरी जगह में उनको मोबाइल ट्रांसपोर्ट करते रहे। तो 400-500 वैन्स जो हैं वो सारे दिन में ये जो वॉरहेड्स को लेके इधर उधर घूम रहे थे पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो अमेरिकन्स को ये वो they weren't unable to pinpoint them। तो ये कैसे एक जगह में होते, या कोई साइलोज में होते, या कोई वो मतलब डिफाइंड स्पेस में होते,
तो वो उनको हासिल कर सकते थे, एंड दे कुड हैव डिसआर्म्ड देम। बट क्या अमेरिका के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पाकिस्तान के सारे न्यूक्लियर आर्सेनल को, वो जो एक जगह में पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल होता, मतलब कि 2, 3, 4 फिक्स साइट्स में होते, तो वो उसको टेक आउट कर सकते थे। अच्छा। उनके पास टीम्स है, उन्होंने ये सब एक्सरसाइज की हुई थी। So there is a process to do this. There is a process to do this, but the question is that the Pakistanis dismantled the nuclear warheads. उन्होंने उनको अनमार्क्ड वैन्स में डाल दिया, और वो वैन्स को एक जगह से दूसरी जगह में मोबाइल रखा। तो व्हेन द वैन इज मोबाइल, यू कैन नॉट फाइंड आउट कि कहाँ पे है, और आपके पास जो 200-300 वॉरहेड है, तो 300 वैन, 400 वैन हो गए, कोई डुप्लीकेट्स हो गई, कोई असली हो गई। तो ये जो चीज़ थी, ये बड़ी इंक्रीज हो गई 2014 तक। 2011 में ये बिन लादेन मारा गया था, तो उस समय जो ह्यूमिलिएशन पाकिस्तान में महसूस हुआ लोगों को, और जो गुस्सा आया, वो 1971 के बाद के मतलब पहली बार इस तरह का बवाल मचा पाकिस्तान में। और अमेरिकन और पाकिस्तानी जो रिश्ते थे वो बिल्कुल एक डेप्थ पे थे, ऑलमोस्ट टूटने पे आ गए थे। और जनरल कियानी वाज द आर्मी चीफ, एंड लेफ्टिनेंट जनरल शुजा पाशा वो ISI के चीफ थे। अब उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये अमेरिकन के साथ में हमारी दाल गलने वाली है नहीं, तो हम चाइना के साथ में दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। और इसको उन्होंने ऑलरेडी, दिस वाज अ वर्क इन प्रोग्रेस। तो क्योंकि रिलेशन मुझे लगता है कि जब ओबामा आया व्हाइट हाउस में, तब से ही थोड़ा बहुत खराब हो गए थे, क्योंकि ओबामा ने इनडिस्क्रिमिनेट ड्रोन किलिंग शुरू कर दी थी, और वो खुद सैंक्शन करता था कि मैं आज इसको उड़ाऊंगा, कल उसको उड़ाऊंगा। और पाकिस्तानी वो बिल्कुल और वॉर ऑन ड्रग्स इन अफगानिस्तान भी उसी समय ज्यादा तेज हो रही थी। बुश के अंदर थोड़ा शुरू हुआ था, बट यहाँ पे इसने फोकस पहले क्या था, इनका कोलंबिया पे रहता था और साउथ अमेरिका में ज्यादा रहता था। उनको ये एहसास हो गया कि जहाँ पे ये तालिबान पे छापा मारते हैं अमेरिकन, वहाँ पे हथियारों के साथ में उनको ड्रग्स मिलती हैं। तो दोनों इंटरकनेक्टेड थे। और एक US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में एक ब्यूरोक्रेट थी, मैरी बेथ लॉन्ग, उसने ये सारा एक्सपोज किया था कि द ड्रग्स आर फंडिंग द तालिबान इंसर्जेंसी। तो जो आपने तालिबान को टैकल करना है, तो आप सिर्फ इनके ड्रग्स को हिट करिए पहले, जिससे कि इनका पैसा बंद हो जाएगा। अब उस समय जो ड्रग्स का कंट्रोल भी था, काफ़ी हद तक हकानी के पास भी था, और अमेरिका ने एक सुपारी निकाली हुई थी सिराजुद्दीन हकानी पे $5 मिलियन की। और जो लेफ्टिनेंट जनरल पाशा है, वो अमेरिका बार बार जा रहा था, और साथ में वो तकरीर कर रहा था कि भाई इसको तो छोड़ दो, इस पे सुपारी निकाल दो, और ये हमारी मदद करवा दो, इनके साथ डायलॉग शुरू कर दो, जिससे कि ये लेजिटिमाइज हो जाए हकानीस, और हमें मतलब हमारा जो ड्रग का धंधा है वो भी लेजिटिमाइज किसी तरह से हो जाए। लेकिन वो हुआ नहीं। और क्या हुआ कि जब ये, मैंने आपको पहले जिक्र किया था कि वो हाजी बशीर नूरज़ई के बाद हाजी जुमा खान आया, हाजी जुमा खान के बाद हफीज़ अख्तर आया, हफीज़ अख्तर के बाद में मुल्ला बरादर आया। मुल्ला बरादर वाज द जो तालिबान का मेन छत्रप था ये ड्रग्स के चक्कर में। जब अमेरिकन का फोकस उस पर आ रहा था, तो पाकिस्तानियों ने उसको अरेस्ट कर दिया, उसको हाउस अरेस्ट में डाल दिया, और पट्टे को उन्होंने 7-8 साल हाउस अरेस्ट में रखा उसको, ताकि उसको महफूज रखा जाए। और साथ में आप ये देखोगे कि जो मुफलसी थी पाकिस्तान में वो बढ़ रही थी, मुफलसी वो अफगानिस्तान में भी बढ़ रही थी, लोगों की गरीबी थी, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, बेरोज़गारी थी, लेकिन इनका ड्रग का धंधा सुप्रीम था, क्योंकि पैसा न्यूक्लियर वेपनरी में जाना था, पैसा आर्मी में जाना था, पैसा इनको बरकरार रखने में जाना था। तो उन्होंने कहा आप चाइना से बनाइए दोस्ती। तो वो 2010 में चाइनीज प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर था वेन जियाई बाओ, वो आया था पाकिस्तान में। उसने $35 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और ये जो सारा हाईवे है
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, BRI का, ग्वादर टू लेके अप टू द बॉर्डर, वो शिनजियांग में उसकी उन्होंने शुरुआत करवा दी। तो ये उस समय जो था 2011-12 के आसपास ओपियम ट्रेड जो था अफगानिस्तान से, जो एस्टिमेटेड था वो $2.4 बिलियन का था एनुअली। दिस वाज द एक्सपोर्ट वैल्यू। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, जब आप उसको रिटेल में बेचेंगे अमेरिका में तो वो कम से कम 10-15 गुना ज़्यादा जाएगा। और ये जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही थी ये बहुत दूर अफगानिस्तान से मेक्सिको में एक शख्स मॉनिटर कर रहा था। जो मैंने आपको बताया था ना कि ये कॉन्सेप्ट है डिविएंट ग्लोबलाइजेशन का, जो क्राइम और जो मनी लॉन्ड्रिंग और जो नार्को ट्रैफिकिंग है जो कि इंटरनेशनली मतलब स्प्रेड हो गई है। तो डिविएंट ग्लोबलाइजेशन का एक जाना माना फिलोसफर था, उसका नाम था गुज़मन, एल चापो गुज़मन, जो कि सिनालोआ कार्टेल मेक्सिको का हेड था और वो एक थिंकर था। उसने कहा कि भाई ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है, यहाँ पे तो ड्रग्स बन रहे हैं, साथ में यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। और उसको ये अट्रैक्शन हुआ कि भाई ये जो अल्ताफ़ खनानी है इसकी क्या कहानी है। अब मेक्सिकन्स चाहते थे कि हमारा पैसा भी लॉन्डर हो, तो अल्ताफ़ खनानी जो था उसकी कंपनी थी KKI, खनानी एंड कालिया इनकॉर्पोरेटेड, एक मुनाफ कालिया था। तो ये अल्ताफ़ खनानी वॉज अ गुजराती मेमन बेस्ड इन आउट ऑफ कराची। इसने सन 84 में BCCI के साथ में मनी लॉन्ड्रिंग शुरू कर दी। तो इसके पहले से ही लिंक, उस समय से ही लिंक थे, साउथ अमेरिका में भी पहले से ही लिंक थे। और अमेरिकन्स ने इसको 2015 में अरेस्ट किया, 5 साल इसको जेल में डाला और उसके बाद में 2020 में इसको छोड़ दिया। और फिर क्या हुआ कि 5 अगस्त 2021 को US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में अंडर एंटी टेररिज्म एक्ट 18 USC 2333 एक कंप्लेंट फाइल हुई बाय फॉर्मर अमेरिकन वॉर वेटरन्स, सिविलियंस और उनके जो परिवार के सदस्य थे जो कि अफगानिस्तान में या तो घायल हुए थे या मारे गए थे 2011 से लेकर 2016 के दरमियान। और उन्होंने डॉयशे बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, डैंस्के बैंक, प्लेसिड एक्सप्रेस एंड वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज को इसमें उन्होंने कहा कि ये इनके को कंस्पिरेटर्स हैं जिनके द्वारा ये बंदे मरे, हमारे जो फौजी मरे हैं वो इनकी कारनामों के कारण मरे हैं। और कंप्लेंट ने अलेज किया कि 2001 से 2016 तक अल्ताफ़ खनानी डी कंपनी का, दाऊद इब्राहिम के ऑर्गेनाइजेशन का CFO था, अच्छा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और उन्होंने कहा कि खनानी ने अपनी जो KKI की जो उसके मतलब वो he was wearing 2 hats. He was running KKI and he was also the chief financial officer of D company. और खनानी अपनी नेट इनकम का 10% हर साल दाऊद इब्राहिम को, डी कंपनी को ट्रांसफ़र करता था, ये 2001 से 2016 तक। और ये कई हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसने ट्रांसफ़र किए। और इसके अलावा अल-कायदा के लिए, हक्कानी नेटवर्क के लिए, लश्कर तैयबा के लिए, जैश मोहम्मद के लिए खनानी जो है इनको फंडिंग देता था। तो उन्होंने ये कंप्लेंट में और लिखा गया है कि खनानी जो था वो सिराजुद्दीन हक्कानी का पर्सनल फाइनेंसियर भी था, जिसके ऊपर में उन्होंने सुपारी निकाली थी अमेरिकन ने $5 मिलियन की बाउंटी। And Haqqani network in turn was managing the opium money for the ISI, and within the narcotics की जो दुनिया थी उसमें अल-कायदा, हक्कानी नेटवर्क, लश्कर तैयबा, डी कंपनी along with रशियन माफिया, उनका एक सिंडिकेट था। अब ऑस्ट्रेलियन पुलिस, फेडरल पुलिस के सोर्सेज के मुताबिक 2007 और 2008 के दरमियान खनानी ने 14 से लेके $16 बिलियन जो है वो लॉन्डर किया था। बिलियन,
14 से 16 बिलियन डॉलर लॉन्डर किया था। और 2015 में जब ये अरेस्ट हुआ तो 2020 में रिहा हो गया, तो 2021 के बाद जब ये कंप्लेंट फाइल हुई तो वो गायब हो गए जनाब वो तो। और उसका भाई जो है जो उसका जुड़वा भाई था जावेद, वो 2016 में मारा गया, जबकि ये अल्ताफ खनानी जो है वो अमेरिकन जेल में था। अब सवाल ये होता है कि जो गुजमन था उसको ये बड़ा अट्रैक्टिव लगा कि भाई ये तो बड़े काबिल लोग हैं, ये सारे ये भी कर रहे हैं, मतलब अफीम भी उगा रहे हैं, उसको वो हेरोइन में बना रहे हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है, मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहे हैं, तो ये तो इनके साथ में तो पार्टनरशिप बनानी चाहिए। अब उन दिनों में क्या था कि जो 3 मेन जो नारकोटिक्स हैं, एक आपका हशीश है, एक आपका कोकेन है और एक आपका हेरोइन है, उसके साथ एक चौथा नारकोटिक जुड़ गया, उसका नाम था क्रिस्टल मेथ। अब क्रिस्टल मेथ जो है ये स्मोक किया जाता है ज़्यादातर और अमेरिका में ये बहुत मशहूर हो गया, कामयाब हुआ और अमेरिकन ने इस पर क्रैक डाउन किया। तो पहले ये जो कॉफ सिरप्स में एफेड्रीन होती है, स्यूडो एफेड्रीन, उससे बनाया जाता था, उन्होंने उस पर क्रैक डाउन किया। तो फिर ये मैक्सिकन्स जो उसको बना रहे थे और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उन्होंने एक नया प्रोसेस स्टार्ट किया P2P, पर वो P2P प्रोसेस कामयाब नहीं हुआ क्योंकि उसका साइड इफेक्ट था, जो यूज़र है जो वो इनहेल करता था उसके साथ में उसको दिमाग में डिप्रेशन भी हो जाता था, और फिर वो लोग जो हैं वो रिपीट बायर नहीं बनते थे क्योंकि डिप्रेशन होने के बाद में वो नौकरियां छोड़ देते थे, तो उनके पास पैसा नहीं था करने के लिए। इट वॉज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस, तो प्रोडक्ट बेकार था, मतलब जो बेकार हो रहा था। फिर उसके जो रिसर्चर्स थे गुजमन के, उन्होंने कहा कि ये जो ओरिजिनल एफेड्रा है, जो ओरिजिनल एफेड्रीन है, जो कि उगती है, एक बेल है, उसको एफेड्रा बेल बोलते हैं वो अफगानिस्तान में बेशुमार उगती है। तो ये फारा प्रोविंस है, उनका स्टेट है, फारा से लेके ये पख्तिया तक, पाकिस्तान बॉर्डर के पास तक ये उगती है 3000-4000 फुट की ऊंचाई पे। कल्टीवेट नहीं होती, मतलब ये वाइल्ड उगती है, इसको आपको हार्वेस्ट करना पड़ता है। तो इसको आप टारगेट नहीं कर सकते, मतलब हर्बिसाइड से स्प्रे भी नहीं कर सकते क्योंकि वो पहाड़ों पे उगती है। तो हर्बिसाइड जब आप स्प्रे करोगे टू डिस्ट्रॉय ओपियम क्रॉप, तो वो फ्लैट लैंड्स पे क्रॉप होता है, तो वो प्लेन जो है वो उस एरियल स्प्रेइंग करके उसको क्रॉप को नष्ट कर देता है। लेकिन इसको कैसे नष्ट करोगे? तो गुजमन ने बंदे भेजे। पहले तो उसने हाजी बशीर नूरजाई से वहां पे और हाजी जुमा खान से बातचीत की वहां पे। ये कंफर्म है थ्योरी है? ये कंफर्म, देखिए ये कंफर्म नहीं है क्योंकि मैं वहां पे था नहीं, और ये कंफर्म करने में मेरे बहुत पैसा लगेगा, मेरे पास है नहीं। तो मेरा अंदाज है कि जब गुजमन वहां पे था और ये आपका हाजी बशीर नूरजाई, हाजी जुमा खान दोनों वहां पे थे, अमेरिका की जेलों में बंद थे, उसी एक ही जेल में मैनहट्टन करेक्शनल फैसिलिटी, द सेम प्रिजन। अच्छा, जब वो सेम प्रिजन में थे तो उनकी मशहूरी तो हो गई। जब आपको एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है 2-3 घंटों के लिए यार्ड में, तो पता चल गया होगा कि भाई ये तो अफगानिस्तान के ड्रग लॉर्ड हैं, ये मेक्सिको के ड्रग लॉर्ड हैं। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि उनकी बातचीत हुई होगी। और उसी दौरान में फिर ये बंदे गए मेक्सिको से अफगानिस्तान, और वहां पे क्रिस्टल मेथ बनना शुरू हुआ 2010 के आसपास। और जब बनना शुरू हुआ तो मार्केट में आया काबुल के आसपास, और वो मेथ जो था वो ऑलमोस्ट बिटवीन 95 to 99% प्योरिटी का था। इट वॉज ऑर्गेनिकली मेड मेथ, तो उसमें कोई किकबैक नहीं, वो साइड इफेक्ट नहीं था, एंड मतलब सुपीरियर प्रोडक्ट था और ये सुपीरियर प्रोडक्ट जो है ये अमेरिका में आने लग गया। ये आपने पिछली बार जब हम एक मतलब कॉन्वर्सेशन किया था तो आपने बताया था कि ये जो एफेड्रा प्लांट है, इसी को वेदों में और उसमें शायद जो सोमरस, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये एक अंग्रेज ने किताब लिखी है, चार्ल्स एलन ने, उस पर इसका पूरा वर्णन है, जो आपके दर्शक हैं जो पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब इसमें आप इसके इकोनॉमिक्स पे आ जाइए। 1 मेट्रिक टन खरीदने के लिए
बनाने के लिए, उगाने के लिए, खरीदने के लिए आपके 2019 में $3,20,000 लगते थे। मतलब अगर आप वहां पे बाजार में जाएं हाँ, और उनसे डायरेक्ट खरीदें तो $3,20,000 पर मेट्रिक टन वो आपको दे देंगे। अब वही टन जब अमेरिका जाता है और रिटेल में बिकता है तो उसके $40 मिलियन मिलते हैं। मतलब 3 लाख से 4 करोड़, 120 गुना ज्यादा पैसा। 3 लाख रुपए का 4 करोड़ में बिक रहा है। तो ये जो मार्जिन आया ये ओपीएम में तो था ही नहीं ना। ये तो ओपीएम में तो बहुत कम मार्जिन होगा, मतलब कम नहीं, मतलब बहुत अच्छा था, 10 गुना 15 गुना था, बट यहाँ तो उसका भी 10 गुना हो गया। आपने एक नेटफ्लिक्स पे सीरियल देखा होगा, ब्रेकिंग बैड, हाँ जिसमें कि वो एरिजोना में वो बनाते हैं उसको मेथ को। एग्जैक्टली। तो वो जो इसका एपिडेमिक था वो बहुत ज़बरदस्त हो गया ये आपके अमेरिका में इन द फर्स्ट 2 डेकेड्स ऑफ दिस सेंचुरी। तो और वो भी 2010 के आसपास ही आया था वो शो। अब गूजमन का जो ये मैथ था वो ऑर्गेनिक आने लग गया। अब इसमें सवाल ये कि ऑर्गेनिक मैथ वहां से पैदा कहां से हुआ? कल्टीवेट तो होता नहीं है, वाइल्ड उगता है। एक वाइन है जिसकी जो आबो हवा है उसी आबो हवा में वो उगता है और वो सदियों से, हजारों सालों से उग रहा है। वेदास के टाइम से उग रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो आईएसआई का जो इन्होंने भी तो चेंज किया ये कि भाई दे फाउंड उन्होंने फिर डिसाइड किया कि भाई अब क्या है कि ये जो मैथ है ये इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट है कि हम तो मल्टी प्रोडक्ट कंट्री बन गए। भाई हशीश भी बना रहे हैं हम, ये हेरोइन भी बना रहे हैं, और एक हमारे पास कोकेन है नहीं क्योंकि यहाँ पे उगता नहीं है कोकेन, और एक हमारे पास मैथ आ गया तो इससे हमारी आमदनी बहुत बढ़ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अब सवाल ये है कि ये अमेरिका को यहाँ से हटाया कैसे जाए, क्योंकि अमेरिका का जो फोकस है वो अब ड्रग्स पे होना शुरू हो गया था। और 2019 में उन्होंने एक ऑपरेशन किया, ऑपरेशन आयरन टेम्पेस्ट, अमेरिका ने। तब तक मैं आपको ये बीच में बता दूं कि 2018 में जब ट्रंप की पहली सत्ता थी तो उस समय उसने एक व्यक्ति को बनाया था कोऑर्डिनेटर फॉर टॉक्स विद तालिबान। उसका नाम था ज़ाल्मे खलीलज़ाद। हाँ। अब ज़ाल्मे खलीलज़ाद जो हैं ये बड़े दिलचस्प प्राणी हैं। हाँ। कि ये पहले तो प्रेसिडेंट बुश के ही वाज द एडवाइजर ऑन अफगानिस्तान, फिर स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर अफगानिस्तान 2001 से 2003 और 3 फिर 2003 से 5 तक ये भाई साहब एम्बेसडर थे। हाँ। यूएस के अफगानिस्तान में। उसके बाद वे यूएस के एम्बेसडर इराक में बने। हाँ। उसके बाद में जब ओबामा आए तो ये इन्होंने कंसल्टेंसी शुरू कर दी। हाँ। फिर इनके खिलाफ एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ था ऑस्ट्रिया में। हाँ। जब उनके इल्ज़ाम लगाया था इन्होंने $1 मिलियन मनी लॉन्डर किया है, और ये कारजाई के खास मित्र थे, और कारजाई और इन्होंने उनका जो तालिबान का जो कॉज है उसके ये एडवोकेट हो गए। और जब ये आए सत्ता में तो उन्होंने कहा कि तालिबान जो है ये 2018 में ट्रंप ने इनको अपॉइंट किया अगेन स्पेशल एनवॉय। बेसिकली रिपब्लिकन एस्टेब्लिशमेंट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे तो इन्होंने कहा कि तालिबान जो है वो दोहा में टॉक्स पे तब आएंगे जब आप हाजी जुमा खान को रिहा करेंगे, जो ड्रग लॉर्ड था। तो हाजी जुमा खान को जब उन्होंने रिलीज किया अमेरिकन ने, क्योंकि उसने उनको कुछ टिटबिट वो भी दिया, बेट भी दिया कि भाई ऐसा है कि ये आपको बता देगा कि ये लैब्स कहाँ पे हैं और आप उन पे अटैक कर दीजिए, लेकिन आप ना उन पे वो B-52 बॉम्बर और उसको तबाह करिए। तो उसने उनका बेवकूफ़ बनाया। तो 2019 में ऑपरेशन आयरन टेम्पेस्ट के दौरान, क्योंकि जो है कि सैटेलाइट इमेजरी से ये आपकी जो वाइन है एफेड्रा की वो पकड़ी नहीं जाती थी फोटोग्राफ्स में। यू कुड फोटोग्राफ एंड फिल्म फील्ड्स ऑफ ओपियम, बट आपको जो ये वाइन उग रही है श्रब्स में उग रही है, पहाड़ों पे उग रही है, तो इट वाज नॉट वेरी क्लियर कि कहाँ का उग रही है। तो फारा के साथ में जो हेलमंड प्रोविंस है
वहाँ पे ओपियम का दबदबा था, फारा में ये क्रिस्टल मैथ का था। तो अमेरिकन, उसने कहा, खालिलजाद ने उनको ये पट्टी पढ़ाई कि तुम वहाँ पे बॉम्ब कर दो तो पब्लिसिटी अच्छी हो जाएगी। उन्होंने वहाँ पे B-52 भेजे, ये भेजा वो भेजा, लेकिन जो एक्चुअल हवाई जहाज है जो इफेक्टिव होते A-29 टुकानोस, और वो सस्ते भी थे, ऑपरेटिंग उनका कॉस्ट कम था, उन्होंने वो भेजे ही नहीं। तो क्या हुआ कि वो रेड स्वीप, इट वाज अ फेलियर। लेकिन पाकिस्तान को ये पता चल गया कि भाई ये इनका फोकस आ रहा है, कभी ना कभी तो ये समझ जाएंगे कि हम इनका बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनके पास इतनी रिसोर्सेज हैं तो ये तो टारगेट कर लेंगे हमें, फिर हमारा धंधा ख़त्म हो जाएगा, या वो गुजमन के बाकी बंदों को पकड़ लेंगे, क्योंकि तब तक गुजमन जेल में था और उसके जो 2 बेटे थे लॉस चोपितोस, वो ये खेल चला रहे थे। एक दूसरा कार्टेल भी आ गया था, जेलिस्को कार्टेल। ये जेलिस्को कार्टेल का जो अभी मैथ का लैब भी बस्ट किया है ना नोएडा में। हाँ, वो मैक्सिकन को भी पकड़ा है। हाँ, एक मैक्सिकन भी पकड़ा गया है। तो वो सोचिए, जो वो अब ये 2024 में इंडिया में पहुंचे हैं, तो इंडिया में इसलिए पहुंचे क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपके पड़ोस में है। तो ये मतलब, और ये बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है ये चीज। जो मैथ का यहाँ पे तो पकड़ा गया था अदानी पोर्ट के ऊपर, कितना बड़ा कंसाइनमेंट था वो, अब वो यहाँ पे आ रहा था या किसी और देश में जाने के लिए वो डॉक किया गया था, वो अभी तक पता ही, अभी तक देखिए इन्वेस्टिगेशन पता नहीं क्या हुआ उसको, आपको भी नहीं पता है, हमको भी नहीं पता है कि क्या हुआ उस चीज का। तो उन्होंने ये ISI ने फिर ये डिसाइड किया कि भाई ऐसा है कि अब इनको निकालो, और खालिलजाद ने फिर इनके केस की एडवोकेसी की। वो वर्चुअली अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव होते हुए वो तालिबान का सपोर्ट कर रहा था ओपनली, कह रहा था कि भाई ये इनको ये कंसेशन दे दो, वो कंसेशन दे दो। ये सिराजुद्दीन हकानी का भाई था जो कि जेल में था, अनास, उसको रिलीज करवाया, पर वो हाजी बशीर नूरजाई को रिलीज करने में कामयाब नहीं हुआ। वो हाजी बशीर नूरजाई एक प्रिजनर स्वैप में 2022 में रिलीज हुआ, जब 2 अमेरिकन एकेडमिक्स पकड़े गए थे। तो अमेरिकन विड्रॉल के बाद में वो उनका एक्सचेंज हुआ। तो अमेरिकन समझ गए कि ये खालिलजाद ने तो हमें बिल्कुल बर्बाद कर दिया, और इनफैक्ट एक किताब लिखी गई है बाय डनलीवी एंड हैसन, और उसमें उन्होंने इस पे बहुत कठोर टिप्पणी की है कि जो USA के जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी थी, वो उन्होंने कहा कि इसके साथ में तो कोई डेटा शेयर मत करो, कि ट्रम्प का आदमी है, अपॉइंटी है, लेकिन वो हमारे देश हित के खिलाफ काम कर रहा है। हाँ, मतलब तालिबान की तरफ से बैटिंग कर रहा है वो। हाँ, तालिबान की तरफ से बैटिंग कर रहा है। तो अल्टीमेटली जो मैथ था, उसका जो अट्रैक्शन था, उसने ये पाकिस्तानियों को प्रोत्साहित किया कि तालिबान का इस्तेमाल करके अमेरिकन के नाक में दम कर दो, कि उनका जस्टिफिकेशन अब क्या है अफगानिस्तान में रहने का, कि भाई बिन लादेन तो मारा गया, अल-कायदा ख़त्म हो गया, अब आपने जो तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो आप फिर हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ो। तो टैक्स पेयर क्या कहेगा, अमेरिकन टैक्स पेयर। और ये कहीं ना कहीं 2008 में जब ओबामा आया तो उसका ये प्रॉमिस था कि मैं अफगानिस्तान की जो वॉर है उसको ख़त्म करूँगा और विड्रॉ करूँगा, लेकिन वो धीरे धीरे कम हुआ हर साल, मतलब उन्होंने बोलते गए, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ ही जाता था कि वो 5-10 हज़ार तो रखने ही पड़ेंगे। तो ट्रम्प आया तो उसने डिसाइड कर लिया था कि अब तो जाना ही है, लेकिन वो भी नहीं कर पाया। तो जब बाइडेन आया तो कमला हैरिस जो थी, जो अभी चुनाव हारी है हाल में, कमला हैरिस का ये एक्सपीरियंस था कि ये जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, उसने कम से कम 2-3 लाख अमेरिकन फौजियों को, जो वेटरन्स थे जो वापस आए थे, मतलब टूर ऑफ ड्यूटी करके अफगानिस्तान से, उन पे असर किया है। और वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को मतलब झेलने के लिए वो मैथ के एडिक्ट हो गए थे। तो उसने कहा कि एडिक्शन के लिए तो ये ख़त्म ही करो, अफगानिस्तान से निकलो ही। तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये हमारा, और साथ में यूक्रेन में वॉर चल रही थी, तो इसमें से निकल जाओ, दिस इज द वीक पॉइंट। तो वो निकल गए। तो उसका नेट रिजल्ट ये हुआ कि आज की डेट में विक्ट्री हो गई ISI की, और ISI के पीछे चाइना है,
और वो मेथ के और हेरोइन के किंग्स हैं। तो क्या इस कार्टेल वाले बिजनेस में कहीं ना कहीं अब चाइना भी इन्वॉल्व है? अब ये कहना मुश्किल है, लेकिन चाइना इज अ बिजनेस माइंडेड मर्केंटाइल नेशन। अब आपको पता है कि 1842 से लेके 1939 तक इंडियन आर्मी चाइना में थी, अंग्रेजों के नीचे। और इंडियन आर्मी ने अंग्रेजों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया, और उनका मेन इंटरेस्ट था ओपियम ट्रेड। और जो उस समय की भारत सरकार थी, उसका ऑलमोस्ट 18% जो टैक्स रेवेन्यू था वो ओपियम ट्रेड से आता था। चाइना में यहाँ पे ओपियम उगता था और ओपियम फिर एक्सपोर्ट होता था और वहाँ पे रिटेल होता था। वो सारा ट्रेड इंडियंस के हाथ में था। और बड़े बड़े जो ये आज के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सब उसी से उन्होंने पैसा कमाया है। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता। तो चाइना से चांदी निकलती थी इस ओपियम को खरीदने के लिए। वो चांदी इंडिया में आती थी। तभी आपको याद होगा, आपने देखा होगा, याद तो नहीं, खैर देखा होगा कि वो 1 रुपए के जो सिक्के थे, 4 आने के, 8 आने के, पुराने जमाने के, वो सब चांदी के बने हुए थे। क्योंकि वो चाइना की चांदी आती थी इंडिया में ओपियम की कीमत अदा करने के लिए। तो चाइना भूला नहीं कि उसके 25% मेल पॉपुलेशन जो था पीक में, जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी तक, वो ओपियम एडिक्ट थे। तो अब वो बदला ले रहे हैं। हमारे यहाँ एडिक्शन बढ़ गई है। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात नहीं की, जैसे काबुल बैंक एक अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी है, और हामिद करज़ाई की हमने थोड़ा सा टच अप ऑन किया है, बट बहुत बड़ी उसका कहानी है कि वो किस तरीके से इन्वॉल्व था ISI, और वो उनके जो लिंक्स थे, किस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग जो ड्रग बिजनेस का है वो होता था। बट ओवरऑल स्टोरी जो है ये वो है कि किस तरीके से न्यूक्स का प्रोलिफरेशन हुआ 2004 के बाद, डिस्पाइट AQ खान को अरेस्ट करने की जो नाटक किया मुशर्रफ ने, प्रेशर आया जब US से, तो उसके बाद प्रोलिफरेशन रुका नहीं। उसके बाद फिर ये जो कहानी है ये है कि US और पाकिस्तान का जो आपस में जो एक कोऑपरेशन भी था ऊपर ऊपर से, बट नीचे से वो क्लैश भी था, जिससे एक टाइम पे जो असेसमेंट था US का कि बिगेस्ट एनिमी ऑफ US इज पाकिस्तान। तो वो नीचे नीचे से ISI ये खेल खेल रही थी। और एक शिफ्ट जो हुआ ओपियम ट्रेड से मैथ, क्रिस्टल मैथ का, जो आपने जिस तरीके से पूरी बुक में बताया है, वो भी एक अलग कहानी है। तो ये, और जिहादियों का तो पूरा कहानी है ही कि किस तरीके से पूरा जो रिसर्जेंस हुआ तालिबान का, वो फंडेड बाय दिस ड्रग बिजनेस, फर्स्ट बाय ओपियम ट्रेड, देन बाय क्रिस्टल मैथ, एंड क्रिएटिवली फाइनेंस्ड also by this drug business. Yes. तो ये रिसर्जेंस भी डीप स्टेट जो ISI और पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, और जो फाइनेंस्ड बाय दिस ड्रग बिजनेस, तो ये न्यूक्स, जिहाद, क्रिस्टल मैथ और जो हवालास का जो बिजनेस, काबुल बैंक जो हमने डिस्कस नहीं किया, शेर खान फारनूद और वो सारे जो बाकी, बट अल्ताफ खनानी जैसे जो करेक्टर्स हैं जिन्होंने 14, 15, 16 बिलियन डॉलर्स का हवाला के थ्रू और इन नेटवर्क्स के थ्रू फाइनेंस किया इन सब चीज़ों, और अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रही होंगे। अभी तो किसी को पता ही नहीं है कहाँ पे है वो। बट इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी डिटेल्स जो हमने नहीं की हैं। बट आखिरी में मैं आपसे, आपने बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ लिखी है कि फरवरी 2003 में जब आप जाते हैं अफ़गानिस्तान, आप गए थे, क्योंकि ये मैं दिखाना भी चाहता हूँ कि थोड़ा जो बुक आपने लिखा है कि ये सिर्फ वो वाली राइटिंग नहीं है कि यहाँ पे बैठ के और टाइप किया है और यहाँ पर रिसर्च किया है। यू हैव बीन ऑन द ग्राउंड इन अफगानिस्तान, और उस समय 2003, 2001 बहुत बार आप गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट लोगों से आप मिले हैं। तो ये जो चैप्टर 2 का जो है, जब आपने 2003 में आप गए और आप दिल्ली से आप काबुल जा रहे थे, तो आपके साथ रॉ के स्टेशन चीफ जो काबुल के थे, उनसे आपने मुलाकात की। आप ISAF जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स था, जिसको काबुल को बचाने की और उसको प्रोटेक्ट करने की UN सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से मैंडेट था, उसके कमांडर से आपने बात की। आप बागरम एयर बेस भी गए और वहाँ पे जो
यूएस मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन थे, उनसे भी आपने बात की। तो मैं आपने जानना चाहता हूँ कि जो आपकी जो ट्रेवल्स रही है वहाँ पे और बागराम एयरबेस का जो एक्सपीरियंस था, आप वहाँ पे गए, इन लोगों से आप मिले, वहाँ पे क्या मतलब, वो थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए आप। ये जो मेरी यात्रा थी 2003 की, उसके पहले मेरी 2 यात्राएं थी अफगानिस्तान में, एंड दे वर ऑल इंटरकनेक्टेड। तो पहली बार मैं गया जुलाई 2001 में। मैं यहाँ से हमने फ़्लाई किया ताशकंद, और ताशकंद से हमने बाई रोड हम गए समरकंद, और समरकंद से हम फिर बाई रोड गए बॉर्डर। वहाँ पे हम फिर दुशानबे गए जो कि ताजिकिस्तान का कैपिटल है, और वहाँ से हम नीचे गए फारखोर। फारखोर एक जगह है जहाँ पे एक इंडियन आर्मी का बेस था उन दिनों में। अच्छा। और उस बेस पे कोई 10-12 हेलीकॉप्टर थे। तो जब ये 99 में ये हाईजैकिंग हुई थी ना इंडियन एयरलाइंस के हवाई जहाज़ की, और वो लोग सब कंधार में गए थे, तो उसके बाद में भारत सरकार ने ये फैसला किया कि भाई हमें भी अपनी डिफेंस के लिए एक ओवरसीज बेस बनाना चाहिए। वाह, काफी इंटरेस्टिंग है, ये मुझे नहीं पता था। हाँ, तो हम लोग उनकी मदद कर रहे थे, ये नॉर्दर्न अलायंस की। ओके। तो 1997 से मदद चल रही थी, और इंडियन आर्मी ने एक फील्ड हॉस्पिटल वहाँ पे स्थापित किया था फारखोर में, जहाँ पे इनके वुंडेड आते थे। तो वहाँ पे 10 डॉक्टर थे आर्मी के। तो हम लोग फारखोर से हेलीकॉप्टर से गए। वो हेलीकॉप्टर का ट्रांसपॉन्डर डिस्कनेक्टेड था ताकि वो सिग्नल नहीं जाए, और वी लैंडेड इन खोजा बहाउद्दीन, जहाँ पे मसूद की हत्या हुई थी। उसके 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 9 सितंबर को, 11 सितंबर को कांड हुआ था अमेरिका में, 9 को मसूद की हत्या हुई, और 18 अगस्त के आसपास हम लोग वहाँ से निकले थे। 2002 में तुर्कमेनिस्तान गया, और तुर्कमेनिस्तान में मैं शूटिंग करने गया क्योंकि मैं एक और फिल्म बना रहा था अफ़गानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान पर। तो 2003 में जब मैं जा रहा था अफ़गानिस्तान, तो मुझे जो मैंने फिल्मिंग की थी अक्टूबर 2002 में, उसको कंप्लीट करना था उस समय। तो उन दिनों में ये एयरपोर्ट जो था दिल्ली में, पालम एयरपोर्ट, बड़ा पुराना टाइप का एयरपोर्ट था। उसमें थोड़ी सी रेनोवेशन हुई थी, थका हुआ एक बिजनेस क्लास का लाउंज था। तो वो 10-10:15 की फ़्लाइट थी, तो मैं वहाँ बैठ गया 9:15 बजे। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, 3 घंटे बीते, 4 घंटे बीते, को पता ही नहीं क्या हो रहा है। वो कहे जी वी डोंट नो, देयर इज अ प्रॉब्लम, द पायलट इज़ नॉट देयर, एयरक्राफ्ट इज़ हियर। तो फिर कोई 3-1 बजे के आसपास कुछ देसी बंदे आ गए वहाँ पे। तो उनमें से मैं बात करने लगा, तो उसने कहा कि जी मैं तो मिनिस्टर हूँ इंडियन एम्बेसी में। तो मैंने कहा अच्छा। कहता आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं फिल्म बनाने जा रहा हूँ। कहता यहाँ पे कौन जाता है अफगानिस्तान फिल्म बनाने? मैंने कहा मैं बना रहा हूँ फिल्म, मैं जा रहा हूँ। तो वो निकला रॉ का स्टेशन चीफ। तो उसका मैं नाम नहीं लूँगा, अभी मेरे बुक में है, लेकिन मैं अब इस पर नाम नहीं लेता। तो हम लोग बैठे प्लेन में, तो पता चला कि उसने कहा कि जी ये प्लेन इसलिए लेट हुआ है कि जो वाइस प्रेसिडेंट अफगानिस्तान का, उसके अचानक दांत में दर्द हो गई रात को, तो वो डेंटिस्ट के पास गया वसंत विहार में। तो वहाँ पे उसके कोई वो हो रहा है, वो क्या कहते हैं, रूट कनाल हो रहा है, सर्जरी हो रही है। वो तो भी फिर उसी प्लेन में जा रहा था। तो फिर वो आया, तो तब तक जो उन्होंने खाना वाना ऑर्डर किया था, वो जो मतलब फ्लाइट पे था, थका हुआ जहाज़ था, बोइंग 727, ऊपर से तारें लटक रही थी। मैंने कहा पता नहीं पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। तो उसके कॉम्पनसेशन में उन्होंने यहाँ पे पंडारा रोड में जो गुलाटी का रेस्टोरेंट है, वहाँ से उन्होंने चिकन टिक्के के डब्बे मंगवाए थे लोगों को खिलाने के लिए। तो मैं और वो जो रॉ का बंदा है आसपास बैठे थे। तो अंधेरा हो रहा था, मेरा ख्याल है हम लोग कोई 3:30 बजे निकले, फरवरी का महीना था, तो 5:30 पौने 6 तक तो अंधेरा हो ही जाता है। मौसम खराब था। तो कोई 1 घंटे बाद वो पायलट अनाउंस करता है कि यू सी वी हैव बैड वेदर एंड देयर इज़ नो नाइट लैंडिंग फैसिलिटी इन काबुल, सो वी मे बी फोर्स्ड टू लैंड इन इस्लामाबाद। तो मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा,
तो मैंने कहा भैया मेरे का क्या होगा, मेरे पासपोर्ट को देखेंगे तो ये कहेंगे कि ये बंदा कौन है, ये अफगानिस्तान आता जाता रहता है, तो इसका क्या चक्कर है। तो उसने कहा मैंने तो सारी वो डिप्लोमेटिक बैग है मेरे पास में, और ये जो रॉके वाले होते हैं वो आईएफएस के नहीं होते, तो उनको उन दिनों में पता चल जाता था कि ये बंदा आईएफएस का है कि नहीं है। तो जो फॉरेन सर्विस का नहीं है, फर्स्ट रैंक का या सेकंड रैंक का, तो फिर ये तो रॉका ही होगा। तो उसने कहा हम भी, हमारी भी फटी हुई थी बिल्कुल बुरी तरह से। तो फिर क्या हुआ कि मुझे लगता है कि वहाँ से वो जो वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑन्टोराज था उसमें से एक बंदा कॉकपिट में गया, उसने उससे कोई बात की, तो अचानक पायलट ने कहा कि सीट बेल्ट लगाओ। अब बाद में पता चला कि पायलट जो था वो एक MiG-21 का फाइटर पायलट था, वो नजीबुल्ला जो उनका प्रेसिडेंट था उसके एयरफोर्स में, रशियंस के टाइम में। उसने देखा कि एक बादलों के बीच में से एक रास्ता निकल रहा है, उसने प्लेन को ऐसे बैंक किया कि बिल्कुल डाइव मारी उसने सीधी, और हमारे जो बाल थे उठ गए, सब चीज़ें गिर गई ऊपर से, और सारा जो मतलब लगेज था ओवरहेड लॉकर खुल गए वो सारे आगे कर गए प्लेन के आगे, और उसने डाइव मार के लैंड कर दिया। कुछ 6 बजे के करीब था शाम को, काबुल में। तो काबुल में जो मेरा कांटेक्ट था, मैंने उससे कहा भैया मुझे एक सैटेलाइट फ़ोन चाहिए थुराया की, और वो मुझे किराए पर रखनी है, सिम कार्ड चाहिए, एक लैंड क्रूज़र चाहिए, ड्राइवर चाहिए जो मतलब हिंदी उर्दू बोलता हो, और साथ में मुझे एक AK-47 चाहिए। जब मैं पहली बार आपको चलानी आती थी? हाँ, मैंने वहाँ पे चलाई थी। अच्छा। वो जब मैं गया था ये ख्वाजा बहाउद्दीन और वो चाहेयाब और वो सब पूरा इलाका घूमा था, तो हमारे पास में एक वेपन था। तो सीखी कहाँ पे आपने चलाने वहीं पे वेपन्स? अच्छा, वहीं पे सीखा? वहीं पे सीखी, वहीं पे चलाई। बट मतलब उसके इट्स जस्ट सिंपली अ डेटरेंट कि उनको पता है कि हमारे पास वेपन है। आपको कोई रास्ते में रोकेगा नहीं, फिर दोबारा सोचेगा कि आप तो अनार्म्ड सिविलियन। बट थोड़ा आसान भी होती होगी कि 47 चलाना। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, रॉकेट साइंस नहीं है। तो उसने कहा कि भाई तो चलें पहले वहाँ थाने में, वहाँ से लेते हैं। तो काबुल के मेन थाने में गए, तो उसने कहा जी ऐसा है कि ये आपको कितने दिन के लिए चाहिए। मैंने कहा 10 दिन के लिए। तो कहता है $100 इसका डिपॉजिट है और $10 इसका दिन का किराया भाड़ा है। तो मैंने $200 दे दिए, और मैंने कहा एक स्पेयर मैगज़ीन भी दे दो। तो उसने मैगज़ीन भी दे दी। सुबह उठे तो मुझे बगरम जाना था, वो कर्नल रॉजर किंग का इंटरव्यू लेना था और कुछ फिल्मिंग करनी थी। तो हम बगरम गए, तो वहाँ पे जब हम अप्रोच कर रहे थे तो हमने वो AK-47 को बैक सीट पे खड़ा करके रखा हुआ था। वहाँ से पट्टे ने, अमेरिकन सोल्जर ने देख लिया। उसने कहा हॉल्ट और फायर। सो हम वहीं पे रुक गए। तो ब्रिंग योर वेपन आउट, रिवर्स इट एंड ब्रिंग इट आउट। तो हमने वेपन लिया, उसके पास हैंड ओवर किया। तो उसने कहा व्हाई आर यू कैरिंग अ वेपन ओवर हियर? आई सेड दिस इज टू प्रोटेक्ट अस because there is suspected Taliban activity and we need to protect ourselves. तो उसने कहा this will be confiscated. मैंने कहा ठीक है, you can confiscate it, I'll speak to your superior officer. तो कर्नल किंग के पास गए, बड़ा अच्छा आदमी था वो। अच्छा। उसने कहा जो आपने स्पोक्स पर्सन था ना? हाँ, रॉजर किंग टेक्सास का था। उसने कहा कि जो मर्जी फिल्मिंग करनी है करो। उसने एक फीमेल ऑफिसर थी, सार्जेंट, नॉन कमीशन ऑफिसर, उसने कहा कि शी विल टेक यू अराउंड। तो जीप में बिठाया, घुमाया, और हम लोगों ने इत्तेफाक से उस बेस में 2001 में भी फिल्मिंग की थी, जबकि वो नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच का बॉर्डर का नो मैन्स लैंड था। उस वक्त बेस कमांडर था एक जनरल बाबा जान, उसका हमने इंटरव्यू लिया था। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा वी ऑलरेडी बीन हियर in 2001 when General Babajan was the base commander. तो वो कहता अच्छा। मैंने कहा where is he nowadays? He said he's not functioning over here because we've taken over the entire base. तो पूरा बेस दिखाया, फिल्मिंग की, हेलीकॉप्टर्स दिखाए, अपाचे गनशिप्स थे, चिनूक्स थे, और कुछ बाकी ट्रांसपोर्ट टाइप एयरक्राफ्ट्स थे। और फिर मैंने उससे कहा कि अपने आप में सिटी था वो, हाँ, इकोसिस्टम पूरा। वहाँ पे बर्गर किंग भी था, वहाँ पे हमने जाके कॉफ़ी पी। तो कोई वो नहीं, मतलब विदिन 1.5-2 साल उनके पहुँचने के 1.5 साल।
तो मैंने कहा भाई हमने आपके साथ में एक सॉर्टी पे जाना है जब आप ये टेररिस्ट को फ्लश आउट करते हो। तो उन्होंने कहा हमारा एक ऑप है नंगनहार में, लेकिन आपको एम्बेड होना पड़ेगा, वो उसके 3 दिन बाद है और आपको 3 दिन यहाँ पे रहना पड़ेगा और फिर आपको 3 दिन मतलब 1 दिन 2 दिन का ऑप है, उसके बाद में वापस आओगे तो फिर यहाँ पे एम्बेड होना पड़ेगा। मैंने से कहा कि भैया हम एम्बेड तो हो नहीं सकते, तो हमें फुटेज दे दो यार ऑप की। तो फिर एक वहाँ पे AP का वो कॉरेस्पॉन्डेंट था, कोई फिलिपिनो जो वहाँ पे पिछले 1.5 महीने से था। तो रॉजर किंग ने उसको बोला कि भाई इनको ये शेयर कर दो। और फिर मैंने से कहा कि नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग, बट व्हेन वी गो वी नीड टू टेक आवर वेपन विद अस बिकॉज अदरवाइज द ब्लडी कॉप्स विल बी आफ्टर मी व्हेन आई गो बैक टू काबुल। तो उसने कहा ठीक है। तो फिर उसने फिर वो हमारी AK-47 वापस की और फिर हम वहाँ से निकले। तो फिर मैं उस रात को शाम को उसके घर गया, वो मेरा जो दोस्त था रॉ का। तो वो ड्राइवर ने कहा कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ तो गाड़ी यहीं छोड़ रहा हूँ, तो आप इसको साथ में रखिए। तो मैं वो वेपन लेके उसके घर गया। उसने कहा ये कहाँ से आया भाई? मैंने कहा ये तो हमने किराए पे ली है और हमारी ये हिफाजत के लिए। तो जो हम वहाँ पहुँचते तो वो सवाल उठ जाते कि भाई आप यहाँ से किस लिए आए हो, अफगानिस्तान क्यों गए हो? बिल्कुल 200 सवाल पूछने पड़ते, डिटेन भी हो जाते। तो काफी इंटरेस्टिंग आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं मेरे ख्याल से। सबका निचोड़ इन 2 किताबों में है। एंड आई थिंक आप पंशीर वैली में भी गए हो और अमरुल्ला सालेह और इनसे भी मिले हो। मसूद से भी मिले हो? मसूद से भी मिला हूँ, उसका इंटरव्यू भी किया, लास्ट इंटरव्यू। हामिद करजाई से भी मिला हूँ, उसका भी इंटरव्यू किया है। यूनस कानूनी से भी मिला हूँ, उसका भी इंटरव्यू किया है। जनरल मोहम्मद फ़हीम से भी मिला हूँ, उसका भी इंटरव्यू किया है। सबसे फैसिनेटिंग कैरेक्टर कौन लगा आपको अफगानिस्तान पॉलिटिक्स में? सबसे फैसिनेटिंग और कैरिस्मेटिक कैरेक्टर मसूद था। अच्छा। वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड कॉस्मोपॉलिटन मैन। मतलब वो फ्रेंच बोलता था और अच्छा। पश्तो बोलता था, दरी बोलता था। और उसका जो ट्रांसलेटर था अमरुल्ला सालेह, वो बाद में इंटेलिजेंस का चीफ बना कारजाई के नीचे। तो जब हम लोग गए तो हमारी मुलाकात उससे हुई थी उस समय। और जब हमने वीज़ा लिया था तो उसने ही स्टैम्प किया था वहाँ पे दुशानबे में। ये 2001 की बात है। तो मसूद का करिश्मा बहुत था, ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थी। और वो ये पतलून कमीज और वो मतलब वेस्टर्न ड्रेस में रहता था। हाँ, सालेह भी ऐसा ही रहता है। हाँ, तो वो सारे सोफिस्टिकेटेड लोग थे। मसूद को एक्चुअली रिक्रूट किया गया था जनरल नसीरुल्लाह बब्बर ने 1970s में पाकिस्तानियों के लिए काम करने के लिए, क्योंकि उस समय अफगानिस्तान में तख्ता पलटा था। तो जो किंग था उसको ओवरथ्रो किया था उसके कज़न ने, वो जो था दाऊद खान ने। वो प्रो रशियन था, तो इनको वो दाऊद को उंगल देनी थी। तो मसूद को और गुलबुद्दीन हकमतयार को, ये सब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे काबुल यूनिवर्सिटी में, और ये एक्टिव थे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। तो उसने इनको रिक्रूट किया। और तो इनिशियली फिर मसूद की लड़ाई हो गई इनसे, पाकिस्तानियों से, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट माइंडेड आदमी था। He didn't want to work under Pakistani domination. But he was a brilliant general, absolutely brilliant tactician, strategist. जो वो जिंदा रहता तो इसका अफगानिस्तान का would have been a different place today. Definitely. चलिए सर, काफ़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन वंस अगेन। एंड सब लोग ये पुस्तक जरूर खरीदें, दिखा देता हूँ मैं भी। मैं भी दिखा देता हूँ। द न्यूक्स, द जिहाद, द हवालाज एंड क्रिस्टल मैथ। ये अमेजन पे मिलती है, फ्लिपकार्ट पे भी मिलती है। अभी बुक रिलीज हुई है और ऑफिशियल लॉन्च शायद देहरादून में है कुछ दिन में। सो थैंक यू सो मच सर, ब्रिलियंट कॉन्वर्सेशन के लिए। आपसे जब भी मिलते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, माय प्लेजर।